जय गुरु जी। आई डोंट नो, ये शायद थोड़ा सा डिले जो था ये भी किसी वजह से था। आई एम सो सॉरी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम और सारी संगत को बहुत प्यार भरा नमस्ते। एंड थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय टू अलाउ मी टू शेयर माय experiences with गुरु जी। संगत जी, हमने सुना है कि जब इंसान बिल्कुल कहते हैं ना अपने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे होता है, जब आपको लगता है कि आपका दुनिया में कोई नहीं है, आपका कोई सहारा नहीं है, कोई साथ नहीं है, उस वक्त हमने ये सुना था बचपन से कि उस वक्त परमात्मा आके आपका हाथ थाम लेते हैं। और हमारे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 2007 में मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी से हैं, हमको मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आई असम में, जहां उनको जाके एक यूनिट रेस करना था। जो फौजी हैं वो समझेंगे कि यूनिट कमांड करना जो है ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज यू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन द यूनिट। और नई बटालियन को रेस करना जो है ये उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच। और क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर से जा रहे थे असम, तो हमको पता चला कि हमारे साथ जो ऑफिसर्स पोस्ट हुए थे उस यूनिट में, उसमें से एक ऑफिसर जो था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपकी रेपुटेशन, आपका नाम जो है वो आपसे पहले ट्रैवल करता है। और इस ऑफिसर के बारे में सबको मालूम थी ये बात कि ये ऑफिसर जो है ये प्रॉब्लमेटिक है और ये अपने सीनियर्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करता है। तो पीपल सजेस्टेड माय हस्बैंड कि आप क्योंकि यहाँ पे हो तो आप इस ऑफिसर का पोस्टिंग कैंसिल करवा के किसी और की पोस्टिंग आप अपने यूनिट में डलवा लो, क्योंकि नई बटालियन है, नई रेजिंग है, तो उसमें आपको अपने जो ऑफिसर्स हैं उनका साथ बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी चाहिए होता है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय हस्बैंड जस्ट रिफ्यूज। ही सेज नहीं, मैं इस ऑफिसर की पोस्टिंग चेंज नहीं कराऊंगा और ये मेरे साथ मेरी यूनिट में जाएगा। और या तो ये वहां से चेंज होके निकलेगा, नहीं तो आई विल लर्न अ लेसन फॉर लाइफ। आई रियली डोंट नो गुरुजी ने ये शब्द मेरे हस्बैंड के मुंह से उस वक्त क्यों निकलवाए। वी डिडंट नो व्हाट वाज इन स्टोर फॉर अस देन। जब हम असम गए, और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, तो माय हस्बैंड वाज वेरी वेरी बिजी मीटिंग पीपल और इधर उधर लोगों से मिलना जुलना, एंड ही वाज रियली बिजी। उस चीज का फायदा उठा के इस ऑफिसर ने, ट्रू टू हिज नेम, ही क्रिएटेड सम प्रॉब्लम। इसने कुछ गड़बड़ की, बहुत गलत काम किए, और जब तक ये लाइमलाइट में आया, जब तक मेरे हस्बैंड को पता चला, एक्चुअली इट वाज अ लिटिल लेट। तो हम एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि क्योंकि सीओ जो होता है एक यूनिट का, ही इज लाइक अ फादर ऑफ द घर, कि जब कुछ बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है उसका। और यही कुछ हमारे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड की इतने सालों की कमाई हुई नाम, इज्जत, उसको एक दाग लग रहा था। और फौज में जैसा मैंने कहा कि आपके यूनिट पे कोई, आपकी यूनिफॉर्म पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। आपके लिए फौज में हमारी कमाई जो होती है एक नाम ही होती है। एंड माय हस्बैंड बीइंग अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी अपराइट, ऑनेस्ट ऑफिसर, उनका एक बड़ा नाम है फौज में। और यू नो दैट वाज बीइंग टार्निश्ड बिकॉज ऑफ हिज डूइंग्स और अदर मिस डूइंग्स। सो ये चीज हमको बहुत खा रही थी, एंड इट वाज एक्चुअली ट्रबलिंग अस। और ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही आई वुड से कि बहुत खराब पॉइंट था हमारी जिंदगी का। हमने सब जगह ट्राई किया, सब कुछ करके देखा, वो कुछ हो नहीं रहा था। और जैसे मैंने कहा कि जब सारी दुनिया आपका हाथ साथ छोड़ देती है तो उस वक्त ईश्वर आपका हाथ पकड़ता है। और 2009 में हम उस वक्त दिल्ली में थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे, तो मैं दिल्ली आई हुई थी। और हमको किसी के थ्रू पता चला कि
ऐसे एक गुरु जी का आश्रम है दिल्ली में, भाटी माइंस में। हमको उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं बताया, हमको सिर्फ 2 चीजें पता चली मंदिर के बारे में। एक तो ये कि वहां पे कुछ प्रसाद जो है वो थोड़ा अनयूजुअल होता है, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाय, जो किसी बाकी मंदिरों में प्रसाद नहीं होता। और दूसरा ये कि अमूमन जो शिवलिंग है वो मंदिर के अंदर होता है, और इस मंदिर में शिवलिंग जो है वो बहुत बड़ा है और मंदिर के ऊपर है। और वो शिवलिंग बिना किसी सपोर्ट के इतना हैवी स्ट्रक्चर कैसे खड़ा है, बेसिकली हम ये देखने गए थे क्योंकि मेरी बेटी उस वक्त आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी, तो शी गॉट रियली इंट्रीग कि देखें जाके ये स्ट्रक्चर खड़ा कैसे है। संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे ब्रदर, हम चारों जने मंदिर पहुंचे। और जो पहला कदम हमने मंदिर में रखा है, हमको बहुत ज्यादा समझ नहीं थी और बहुत ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन एक ऐसी फीलिंग जरूर आई कि जो आपकी कॉलिंग होती है, जैसे कोई जगह आपको बुलाती है ना, ये शायद वो जगह थी। एक ऐसी फीलिंग हम सबको आई, सिर्फ मुझे नहीं, हम चारों को ये फीलिंग आई। और जैसा हम जानते हैं कि 2009 में ना तो इतनी संगत होती थी और ना ही कोई लाइंस, ना ही कोई सेवादार से आपको गाइड करने के लिए, पता हमको कुछ था नहीं। हमने ना तो समाधि पे मत्था टेका और जाके सीधा प्रसाद की लाइन में लग गए। उन दिनों प्रसाद मेन हॉल से पहले जो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वहां मिला करता था। लाइन में थे, सबसे आगे मेरे हस्बैंड थे। उस दिन प्रसाद हमको मिला एक ब्रेड पकौड़ा, एक लड्डू था और एक चाय प्रसाद। तो वी वर रियली नाइस दैट माय हस्बैंड टुक आउट हिज वॉलेट टू पे फॉर द प्रसाद। मतलब हमारा इंट्रोडक्शन गुरुजी के दरबार में ऐसे हुआ। और जैसे ही अंकल ने अपना वॉलेट निकाला, वो जो सामने सचिन अंकल थे, मुझे याद है, उन्होंने एकदम से हाथ जोड़ दिया और कहा, अंकल प्लीज, यहाँ ये सब नहीं चलता, आप प्लीज प्रसाद खाइए। हम कहीं से घूम फिर के गए थे, तो अंकल को शायद भूख भी लग रही थी, तो अंकल ने बोला, फिर अंकल मैं एक ब्रेड पकौड़ा और लूंगा। अंकल ने फिर हंस के हाथ जोड़ के बोला, अंकल आप एक नहीं, आप 2 बार ही आइए, लेकिन इसको पूरा खत्म कीजिए और उसके बाद लाइन में लग के दोबारा से आप आइए। अंकल ने वही किया, जाके दोबारा लगे और फिर से प्रसाद दिया, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा का साइज बहुत बड़ा था। उस वक्त अंकल से वो पूरा ब्रेड पकौड़ा खाया नहीं गया। उन्होंने ही हैड अबाउट 3/4 या शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा खाया, और एक छोटा सा टुकड़ा जो उनसे खाया नहीं गया, ही डिडंट रियलाइज, एक्चुअली वी डिड नॉट नो एनीथिंग। उन्होंने वो प्रसाद का वो छोटा सा टुकड़ा एक जो कटोरा था उसके साथ ही उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। संगत जी, हमको बिल्कुल पता नहीं था कि प्रसाद गुरु जी का क्या होता है और वो क्या करता है। ये बात हमको बहुत बाद में समझ में आई कि गुरु जी का जो प्रसाद है उसका एक एक कण हमारे ना तो इंटरनल, ना एक्सटर्नल, ना सोशल, कोई भी जितने भी जो हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है उन सबको वो दूर करता है, ट्रीट करता है। इट इज अ मेडिसिन फॉर अस बेसिकली। उसके बाद हम मेन हॉल के अंदर चले गए। जब अंदर जाके बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ सफाई, बहुत शांति। इट वॉज वेरी अनलाइक एनी अदर मंदिर दैट वी हैड बीन टू। और मुझे जो एक चीज उस वक्त नहीं समझ में आई वो ये था कि जितनी भी संगत अंदर आ रही थी, जितने भी लोग अंदर आ रहे थे, वो शिव जी की मूर्ति को तो बाद में मत्था टेकते थे, पहले जो खाली कुर्सी है उसको मत्था टेक रहे थे। आई एम सॉरी संगत जी, मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उस वक्त जो लगा ये मैं वो बता रही हूँ। हम भी जाके बैठ गए चुपचाप। थोड़ी देर के बाद मंत्र जाप शुरू हुआ। हमने देखा मंत्र जाप में सब लोग बड़े मेडिटेशन में बैठ गए, चुपचाप मंत्र जाप हुआ। उसके बाद हम भी सबके साथ बाहर आ गए। मेरी जिज्ञासा बड़ी, मैंने आके, एक अंकल आंटी थे, एक बड़ी पुरानी संगत है गुरु जी की, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, देयर नेम रादर। मैंने उन आंटी को पूछा, मैंने कहा आंटी ये गुरुजी कौन है और इनसे कब मिल सकते हैं। मुझे लगा कि शायद गुरुजी के वो जो अंदर लगा हुआ है सिंहासन, उस पर गुरुजी कभी आते हैं और बैठते हैं और मिलते हैं। उस आंटी ने जैसे ही मुझे सुना, उन्होंने एकदम से, उनको समझ में आ गया कि हम पहली दफा आए हैं मंदिर में एंड वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट गुरुजी। तो आंटी ने एकदम से बोला कि आंटी, फॉर मी गुरुजी इज माई वाहे गुरु, माई रब। उन्होंने पूछा आपको कौन लेके आया? तो हमने कहा हमें कोई नहीं लेके आया, हम तो अपने आप आए।
तो एकदम से उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने एकदम मुस्कुराकर बोला, शी सेज दिस वाज योर कॉलिंग, आपको गुरुजी ने बुलाया है। अगर आप अपने आप आए हो तो आपको गुरुजी ने बुलाया है। आंटी आप आते रहो, मत्था टेकते रहो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहो, ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू, यू नीड नॉट आस्क एनीबडी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं गुरुजी कौन है। विद टाइम गुरुजी आपको खुद दिखाएंगे, क्योंकि आपके और गुरुजी के बीच में तीसरा कोई नहीं आ सकता और ना ही किसी की जरूरत है। संजय जी, मुझे आंटी का ये बोलना जो था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़ी बारी हम जब किसी जगह पे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ जाते हैं तो आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशंस उस जगह से, उस चीज से थोड़ी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आंटी ने हमसे अपनी कुछ सत्संग सुनाई अपनी बेटी की, और फिर जब हमने उनको बताया कि हम फौजी हैं तो आंटी बड़ी खुश हुई। एंड शी सेड कि गुरुजी फौजियों को बहुत प्यार करते थे, करते हैं आज भी रादर। और फिर उन्होंने जनरल मल्होत्रा की एक गोस्ट ट्रेन वाली एक बड़ी फेमस सत्संग है वो सुनाई। संजय जी, हमने सुना लेकिन अच्छा भी लगा, लेकिन शायद बहुत ज्यादा विश्वास हुआ ऐसा नहीं हुआ। पर मंदिर का वो जो पहला एक्सपीरियंस जो था, उस मंदिर में जो हमारा पहला कदम था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। मतलब इट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। हम वापस आए वहां से नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी वापसी की, हम वापस असम आ गए और मेरी बेटी अगले दिन अपने जयपुर अपने कॉलेज पहुंच गई। जब हम वापस असम आए, क्योंकि ये जो कुछ भी यहाँ चल रहा था, उस ऑफिसर ने कुछ कुछ करके, कुछ मैनिपुलेशन करके इस केस को आगे बढ़ने से संभव रोका हुआ था। अब हो ये रहा था कि हमें था पता, सबको था ऊपर से नीचे तक सबको मालूम था कि कौन गलत है कौन सही है। एंड लाइक आई सेड कि एक रेपुटेशन होती है, मेरे हस्बैंड की एक रेपुटेशन थी, पीपल न्यू व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही वाज। सो सबको सारी कहानी पता थी, लेकिन जब तक ऑफिशियली अगर कोई चीज आउट हो जाती है तो वो ऑफिशियल तरीके से ही फिर वो बंद होनी होती है। तो हम ये चाहते थे कि इंक्वायरी शुरू हो और केस बंद हो, जो ये हो नहीं रहा था। हम जब मंदिर में मत्था टेक के गए, सरप्राइजिंगली हमारे जाते ही जो केस था उसने एक बड़ी स्पीड पकड़ी और फटाफट इंक्वायरीज हुई, और जो जो कुछ भी प्रोसीजर्स थे, आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स, वो सब कुछ हुआ। और उस ऑफिसर का भी जो होना था वो हुआ। और क्योंकि ये बात मुझे बाद में रियलाइज हुई कि मेरे अंकल ने, क्योंकि वो एक प्रसाद का छोटा सा टुकड़ा, अपनी जो मेहर थी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, वो हमने फेंक दिया था, चाहे अनजाने में, लेकिन ये हमसे हुआ था गलती, जिसका खामियाजा मेरे हस्बैंड को भुगतना पड़ा। संगत जी, इस सारे एपिसोड में मेरे हस्बैंड का जो नाम था वो थोड़ा सा खराब हुआ, क्योंकि होता यह है कि लोगों को बहुत कुछ पता होता है, कभी नहीं भी पता होता, लेकिन एक चीज जब फैलती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जरूर होता है। उसकी वजह से मैं और अंकल हम बहुत बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं अक्सर साईं बाबा की, क्योंकि हम भक्त थे, तो मैं साईं बाबा के सामने बैठ के अक्सर रोया करती थी। एंड आई वुड आस्क हिम कि क्यों अच्छे लोगों के साथ ऐसे होता है, आपको तो पता है क्या सच्चाई है, क्यों आप ऐसी परीक्षा लेते हो अच्छे लोगों की। ये सारी चीजें जब हो रही थी तो इस बीच हम जब ये सब हुआ तो उसके बाद अब गुरुजी ने, क्योंकि ये स्पीड अप कराया था सारा प्रोसीजर और सब प्रोसेस और सब कुछ हुआ, तब हमारी पोस्टिंग की हम वेट कर रहे थे। हमारी पोस्टिंग नहीं आ रही थी। रोज सुनते थे कि आज यहाँ पोस्टिंग आ गई, वहां पोस्टिंग आ गई, लेकिन पोस्टिंग हमारी आ नहीं रही थी। इसी बीच क्योंकि गुरुजी को ये था कि हमारा नाम थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का खराब हुआ था, वो हमारा नाम, हमारी इज्जत हमको वापस दिलाने के लिए गुरुजी ने हमको दिल्ली में बुलवाया। और दिल्ली में एक प्राइम मिनिस्टर की टी-डे परेड होती है, जिस परेड का ऑफिसर इंचार्ज बना के हमको दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में एज एन एडिशनल ऑफिसर बुलाया। यहाँ आके मेरे हस्बैंड ने जो काम किया उसकी बहुत सराहना हुई, राइट फ्रॉम आवर सीनियर्स टू द डिफेंस मिनिस्ट्री टू पीएमओ ऑफिस, सबने बहुत सराहा। और ये गुरुजी का एक तरीका था, जैसे मैंने कहा, हमारा नाम वापस देने का, हमारी इज्जत हमको वापस देने का। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। हम जब दिल्ली आए, क्योंकि हमारी पोस्टिंग तब तक नहीं आई थी, हम टेम्परेरीली थे वहां पे, एंड वी वर स्टेइंग इन द मेस। उस वक्त हमारा मंदिर आना जाना शुरू हुआ। हर सैटरडे को और हर मंडे को हम बड़े मंदिर जाना शुरू हुए और गुरुजी के यहाँ जाते थे, मत्था टेकते थे, सत्संग सुनते थे।
लंगर प्रसाद खा के आते थे। और हर फ्राइडे को दिल्ली में एक सत्संग पहले होती थी हर वीक, ओल्गा आंटी की सत्संग। उसने मुझे कोई एक दफा ले गया तो मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। अब ओल्गा आंटी के यहाँ और मंदिर में भी जो पुरानी संगत से जिनसे भी हम सत्संग सुनते थे, वो जब अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते थे कि उन्होंने गुरुजी के साथ बैठे, बात की, उनको छुआ, उनकी सेवा की, मैं सच्ची बताऊंगी गुरुजी, संगत जी, मुझे कहीं ना कहीं एक जलन होती थी अंदर कि गुरुजी मैंने आपको क्यों नहीं देखा, आपने हमको क्यों नहीं बुलाया, हम तो इतना पास रहते थे, हम तो दिल्ली में ही थे और इतना पास हमारा माता के मंदिर आना जाना था, हमें क्यों नहीं कभी आपके बारे में पता चला, मैंने क्यों नहीं आपको देखा। सजय जी, अगर आपको याद हो तो 2006-7 में एक टीवी में प्रोग्राम आता था, साईं तेरे कितने हाथ, तो उसमें मैं हर एपिसोड के बाद ये सोचती थी कि वो कौन सी रूहें होती हैं, वो कौन सी ब्लेस्ड सोल्स हैं, वो जो उस वक्त धरती पे आती है जब ईश्वर आते हैं। और ये चीज सोचे कि हमने सिर्फ गुरुजी को मिस किया जस्ट बाय 2 years, एक अंदर से मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बेचैनी होती थी। और जब भी मैं सत्संग से वापस अपने रूम में हम आते थे, आई वुड सिट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी's स्वरूप एंड क्राई एंड फाइट विद हिम कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे आपको देखना है। संजय जी, हमने सबने सुना है कि आप जब बहुत शिद्दत से, बहुत ज्यादा किसी चीज को आप जब करते हो तो ईश्वर को भी धरती पे आना पड़ता है। और ये मैं छोटा मुंह, मुझे माफ करें गुरुजी, मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोल रही हूँ। हमारी, जैसे मैंने कहा, कोई हमारी पोस्टिंग नहीं आ रही थी तो वी वर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टर्ब तो थे हम। एंड जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ा था, मैं उल्गा को भी बोलती थी कि मुझे अपने घर में सत्संग करना है, मुझे भी गुरुजी को बुलाना है। तो उल्गा मुझे हमेशा बोलती थी कि अभी मत बुलाओ, जब आपको घर मिल जाएगा तब आप सत्संग करना, आप मेस में मत करो सत्संग। तो मुझे एक था कि मुझे गुरुजी को बुलाना है अपने घर में। तो मैंने अंकल को बोला, 22 मार्च 2011, मुझे अभी भी डेट बहुत अच्छे से याद है, वॉज द फर्स्ट डे जब हमने अपने मेस में सत्संग किया था। सत्संग से एक दिन पहले 21 तारीख को माई हस्बैंड केम बैक फ्रॉम ऑफिस और उनकी शक्ल देख के मुझे लगा कि माई हस्बैंड इज अ वेरी सिंपल सोल, तो उनके जो कुछ भी होता है वो शक्ल पे एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता है दैट समथिंग वाज बॉदरिंग हिम, समथिंग कुछ हुआ था ऑफिस में, किसी ने कुछ कहा। कई बार लोग कुछ बोल जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आप किसी को कैसे हर्ट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ मुझे लगा कि हुआ है। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड फ्रोडो, सबको कल सत्संग के लिए कुछ लेना है तो कैंटीन चलते हैं, वहां से सामान लेके आते हैं। माय हस्बैंड सेड, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर सोना है, तुम जाओ, तुम अकेले जाओ। संजय जी, मैंने कार उठाई, 3:30 बजे का टाइम था। मेरे दिमाग में अभी भी ये चल रहा था कि किसने कुछ कहा होगा अंकल को, क्या बोला होगा, गुस्सा था, कुछ बाहर की गर्मी थी, 3:30 बजे, मार्च का महीना, कितनी गर्मी थी। मैं कैंटीन आई हूँ, अपना एक दो छोटा मोटा जो सामान लेना था वो लेके मैं बाहर निकल रही हूँ। आई वाज स्टिल इनसाइड द कैंटीन। आप में से जितने लोगों ने अगर कभी दिल्ली का स्टेशन कैंटीन देखा है तो अंदर उसके पहले कुछ कुछ जगह पे लोहे के बेंचेस लगे हुए थे। व्हेन आई वाज कमिंग आउट, क्योंकि दिमाग में भी गर्मी थी, तो मेरे को कान में एक छोटी सी एक जैसे विस्पर होती है ना, ऐसे सुनाई दी, तिये गल सुन। आई जस्ट अवॉइडेड, आई जस्ट इग्नोर्ड कि मन यहाँ पे कैंटीन में मुझे कौन तिये बुलाएगा ना। सो थोड़ी देर के बाद फिर मेरे दूसरे कान में एक बहुत ही सॉफ्ट विस्पर, तिये गल सुन, विच आई कुड नॉट अवॉइड। मैंने एकदम से अपनी शक्ल घुमाई, एक सामने एक बेंच के ऊपर एक कोई 80s में होंगे, एक बुजुर्ग सिख जेंटलमैन बैठे हुए थे। उन्होंने सिर पे एक नारंगी रंग का, मुझे याद है, एक पटका पहना हुआ था और थोड़े क्रम्पल से वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। बड़ी बड़ी ऐसे पेनिट्रेटिंग आंखें और लंबी फ्लोई दाढ़ी उनकी सफेद, और ऐसे उन्होंने ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे इशारा मेरी तरफ करके ना कि भाई मतलब हाँ मैं तुझे ही बुला रहा हूँ टाइप्स ना। मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे सिर झुकाया और मैं उनके पास गई। मैंने उनको बोला, हाँ जी बाबा जी। तो ही सेज, बहुत ही सॉफ्ट आवाज में, बहुत ही सॉफ्ट आवाज, ही सेज, तिये बुरा ना मनाई, मैं तेनू बुलाया,
मैनू गेट टिकट छड़ देंगी, बिल्कुल इन चेस्ट पंजाबी ही सेड। मैंने कहा हाँ जी। मैंने उनको ऐसे अपना हाथ आगे किया उनको उठाने के लिए। देन आई रियलाइज कि शायद अपने आप वो उठ नहीं पा रहे थे। एक हाथ में उनके वॉकिंग स्टिक थी और एक हाथ में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, और हम कोई 25-30 या शायद से थोड़े ज्यादा कदम चले होंगे, हौली हौली बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे वो। विद एवरी स्टेप संगत जी ही वाज सेइंग, वाहिगुरु तेरे नाल है, वाहिगुरु तेरा भला करेगा, वाहिगुरु तेरे नाल है, वाहिगुरु तेरा भला करेगा। और उनकी ये आवाज, एक एक शब्द जो वो बोल रहे थे वो मेरे कानों से मेरा सीधा दिल में उतर रहे थे। और मैं सचमुच एवरी टाइम आई डू दिस सत्संग मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो अनुभूति थी उस दिन, मुझे उनको शब्दों में शायद बयान करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक्चुअली क्या हो रहा था मुझे। बट मुझे बहुत पूरी बॉडी में, पूरी आसपास मुझे एकदम से ठंडक महसूस हुई जैसे। और हम चलते चलते धीरे धीरे आगे जा रहे थे। जो मेन गेट है वहां से थोड़ा सा ही पहले एक रेस्टोरेंट है, तो उसके बाहर भी एक बेंच लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा तू जा, मैं इतने बैठांगा। देन ही आजमी कि अभी कैंटीन बंद होने में थोड़ी देर है। मैंने कहा हाँ जी, आई टोल्ड हिम थोड़ा टाइम था। तो इसे अच्छा फिर तू जा, मैं इधर बैठूंगा। मुझे लगा, मैंने कहा ये बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। उनको मैंने बड़ी बारी बोला, बड़ी मिन्नतें की उनकी कि आपको जहां जाना मैं आपको छोड़ देती हूँ। इसे नहीं, मैं रिक्शा ले लूंगा। और मुझे पता था कि रिक्शा स्टैंड भी कोई बहुत आसपास नहीं है, तो मैंने उनको इतना भी बोला, मैंने कहा मैं बाबा जी आपको रिक्शा स्टैंड पे छोड़ देती हूँ। इसे नहीं, तू जा। फिर मुझे लगा, मैंने कहा भी बुजुर्ग थोड़ी देर बैठेंगे धूप में यहाँ पे गर्मी में, तो मैंने उनको पूछा आप पानी पियेंगे? हाँ पिला दे। मैं अंदर गई, एक ठंडी पानी की बोतल लेके आई, उनको एक गिलास में मैंने पिलाया पानी। पानी पिया। उसके बाद मैंने उनसे और पूछा और पानी लेंगे? तो ही सेड हाँ। उन्होंने आधा गिलास पानी का और पिया। अब जब 1.5 गिलास उन्होंने पानी पी लिया ना, तो उन्होंने वो जो गिलास था उसको बॉटल के ऊपर ही ऐसे उल्टा करके और मुझे बोला कि तू जा अभी। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा जी आपको जहां जाना मैं आपको छोड़ दूंगी। एक्चुअली आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर हिम कि बुजुर्ग कैसे जाएंगे। उन्होंने फाइनली एक बॉटल जो थी वो मेरे हाथ में रख के एंड ही सेड इट इन अ वेरी फर्म टोन कि हुन तू जा। मतलब उसके बाद मैं वहां पे खड़ी ही नहीं रह पाई। मैं बाहर आई, बॉटल लेके मैंने गाड़ी में बैठी हूँ और सीधा अपने रूम में आ गई। कार से उतरने से पहले मैंने उस बॉटल से थोड़ा सा पानी पिया, और मेरे अकल पे शायद पर्दा डाला हुआ था गुरुजी ने कि मैंने वो बाकी सारा पानी जो था वो हमारे रूम के बाहर एक पेड़ था उसमें डाल दिया, विदाउट थिंकिंग कि मैं अपने अंकल को दे सकती थी, हस्बैंड को दे सकती थी। नहीं ध्यान आया मुझे, और खाली बॉटल और ग्लास बाहर ही फेंक के मैं अंदर आ गई। मैं जैसे ही कमरे में एंटर की, माय हस्बैंड वाज अवेक, ही वाज सिटिंग, ही सेड what happened? You're looking so dazed. Then I told him, I said, this is what happened with me in the canteen. उनके मुंह से छूटते ही निकला, he says, ये गुरुजी सेंट था कोई। तू सारा दिन रोती रहती है, बोलती रहती है कि तूने गुरुजी को देखना है, तूने गुरुजी को छूना है, उनकी सेवा करनी है। ये तेरे दिल में बहुत दिनों से एक तड़प थी जो ये गुरुजी ने आज पूरी की है तेरी। फिर मुझे ध्यान आया कि कैंटीन जो है, फौजी कैंटीन, वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे कोई भी बिना आई कार्ड के पहली बात तो आ सकता है। एंड दिस इज नॉट अ प्लेस जहां पे कोई घूमते फिरते आ जाएगा। ये कोई पार्क भी नहीं है। ना ही उनके साथ कोई था, ना ही उनके पास कोई सामान था। वो बुजुर्ग वहां कहां से आए, कैसे आए और कौन था उनके साथ, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और मुझे उस दिन बहुत ऐसे डीपली आई फेल्ट कि शायद वो गुरुजी थे जिन्होंने मुझे मेरी इच्छा पूरी की जो मैं चाहती थी दिल से। नेक्स्ट डे हमारा सत्संग हुआ जो हमने करना था। बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत बहुत अच्छा सत्संग था। इनफैक्ट किसी एक पुरानी आंटी ने बोला भी कि उनको ऐसे महसूस हुआ जैसे गुरुजी अपने सिंहासन पे विराजमान है। सो ये गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर थी। और हमने जो वो दिया जलाया था संगत जी, क्योंकि वो
दूसरी जगह था, हमारे रूम तक हम वो दिया उठा के भी लाए कार में। वो दिया अगले दिन तक, मतलब पूरे 24 घंटे बिना और घी डाले वो जलता रहा है। थैंक यू गुरुजी। ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो होती है ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने वैसे तो बहुत मेहर की है, बहुत ज्यादा। और अगर मैं ये कहूं कि गुरुजी ने हमको हमारी सोच से या हमारी हैसियत से बढ़ चढ़ के दिया तो ये गलत नहीं होगा। ये गुरुजी की बहुत 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 मेहर है। और तहे दिल से शुक्राना गुरुजी का, हर वक्त शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। संजय जी, बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी जिंदगी का जो एक सबसे बड़ा जो सत्संग है, जो एक्चुअली क्रक्स है सारी चीजों का, वो ये है कि मैं हमेशा अक्सर ये सोचती हूँ कि हम क्यों आए, क्या काम है हमारा, हमारी जिंदगी का एम क्या है, क्या होना चाहिए। एक पुरानी संगत तो जरूर जानती होंगी, कर्नल तुर अंकल हैं चंडीगढ़ के, गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। वो दिल्ली में कभी कभी आते थे, तो मतलब वो जैसे एक रात के लिए आए तो ही वुड स्टे इन आवर मेस, और वहां से गुरुजी का मंदिर अटेंड किया और नेक्स्ट डे वापस चले जाते थे। और उन्होंने एक दिन मुझे दोपहर को लंच टाइम पे उनका एक फोन आता है मेरे फोन पे, एंड आई वाज सरप्राइज क्योंकि मुझे नहीं वो फोन करते थे कभी भी। तो मैंने जैसे ही फोन उठाया, ही सेज, मैम आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू। मुझे गुरुजी ने एक बारी ये बात बोली थी कि अंकल, तीन चीजां दा संगम जिहड़ा है ना, वो बड़ी मुश्किल नाल मिलता है, बड़े कर्मा नाल मिलता है। तीन चीजें, एक तो ये इंसानी जन्म, ये इंसानी जामा जो है। दूसरा, आपको इस जीवन का अर्थ समझ में आना कि आपने करना क्या है बेसिकली। तीसरा, आपके पास ये शरीर भी है, आपको वो ईश्वर प्राप्ति की प्यास भी है, लेकिन आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आपको वो सदगुरु की प्राप्ति होना। तेरे को ये तीनों चीजा ने, मेक यूज ऑफ इट। और ये बोल के अंकल ने फोन बंद कर दिया। अब आप ये सोचिए संगत जी, मैं जो चीज सोच रही थी, जो कुछ भी मैं सोच रही थी, उसका गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू मुझे इतना ब्यूटीफुल जवाब दिया। और अंकल जो कर्नल तूर मुझे कभी भी फोन नहीं करते थे, वो कभी उनका आना होता था तो वो हमेशा अंकल को फोन करते थे। जैसा मैंने कहा, क्यों उन्होंने मुझे फोन किया और सिर्फ यही बात उन्होंने मुझे क्यों सुनाई, ये गुरुजी का मैसेज था मेरे लिए, जो मैं ढूंढ रही थी, जिसका आंसर मैं मांग रही थी। सॉरी संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जिस दिन हमारे यहाँ सत्संग हुआ था 22 मार्च को, उसके 3 दिन के बाद ही हमारी पोस्टिंग आ गई थी। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस। और पोस्टिंग भी हमारी ऐसी आई कि गुरुजी का जहां दरबार है, बड़े मंदिर, उससे 2 किलोमीटर आगे ही एक यूनिट है हमारी ईटीएफ। वहां पे अंकल को वो यूनिट कमांड करने का अवसर गुरुजी ने दिया। जिस दिन हमारी पोस्टिंग आई, उस दिन हम बहुत खुश थे कि जगह इतनी सुंदर थी वो, कि मेरे हस्बैंड रोज सुबह अपने ऑफिस जाते हुए यूनिफॉर्म पहन के पहले बड़े मंदिर के बाहर जाते थे, गुरुजी को बाहर से सैल्यूट करके अपनी गाड़ी में से फिर आगे जाते थे। और जिस दिन उन्होंने टेक ओवर किया, उन्होंने अपनी चेयर पे पहले गुरुजी का स्वरूप बिठाया और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो सिर्फ नाम का हूं, इस जगह को आप कमांड करेंगे, आप देखेंगे, आप जो मुझसे चाहते हैं करवाएं आप, ये आपकी ब्लेसिंग है। और मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करूंगी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से उस यूनिट के लिए जो भी कराना चाहते थे, जो कुछ भी बेस्ट करा सकते थे मेरे हस्बैंड से, वो गुरुजी की मेहर से मेरे हस्बैंड ने किया, जिसके लिए उनको बहुत तारीफ भी मिली और सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इससे अच्छी पोस्टिंग हमारे लिए हो नहीं सकती थी। सो थैंक यू अगेन गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका हर चीज का। हर चीज गुरुजी ने हमको जो दिखाई, उसमें बहुत सारी चीजों में इनिशियली, जैसे हम परमात्मा से हम हमेशा मिरेकल्स ढूंढते हैं, एक इंसानी एक शायद एक ये होती है कि आपको हर चीज में मिरेकल की, ऐसा क्या है जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ऐसा क्या है। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हुए। मैं आपको छोटे छोटे 2 मिरेकल्स ऐसे बताऊंगी। एक तो जैसे हम जब
असम वापस गए। जैसे मैंने कहा कि वहां का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, और आने के बाद भी जैसे हालात थे वहां के, मुझे होता था कि मैं गुरु जी के बारे में और जानूं, और जानने की इच्छा होती थी। और मेरी बेटी क्योंकि जयपुर में थी, तो ये हर वीकेंड पे जब घर आती थी तो ये मेरे ब्रदर के साथ मामा भांजी ने मंदिर आना शुरू किया। और मंदिर में ये जो कुछ भी सुनते थे, जो कुछ भी सत्संग ये महसूस करते थे या एक्सपीरियंस करते थे, ये मुझे फोन पे बताते थे। उससे मेरे को और ज्यादा इच्छा होती थी कि मैं कुछ और सुनूं, कुछ और गुरु जी के बारे में करूं। तो मैंने एक फेसबुक पे एक ग्रुप था, एक आंटी, रमा बहन आंटी, पुरानी आंटी, गुरु जी ब्लेस हर सोल, शी इज नो मोर, उनका मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें वो रोज की अपनी एक सत्संग डालती थी, और मैं बहुत रिलीजियसली वो सत्संग पढ़ती थी। तो हमने जब पढ़ती थी तो अब असम में जिस जगह हमारी एक पोस्टिंग थी, वहां जंगल के बीचों बीच में था वो, और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती थी। बारिश मतलब बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती थी, और एक बार बारिश हुई तो लाइट जो चली जाती थी वो जल्दी से वापस नहीं आती थी, और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन गुरुजी की मेहर की, और ये एक बार से ज्यादा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितनी बार, कि मैंने जब लाइट नहीं है, जब पीछे से इंटरनेट का कनेक्शन टूटा हुआ है, मैंने गुरुजी का हाथ जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे आपकी सत्संग पढ़नी है। कंप्यूटर ऑन किया, आंटी की सत्संग पढ़ी, और उसके बाद जैसे ही दिल में थोड़ा सा लालच आया कि मैं कोई 2 गेम्स खेल लूं या अपना कुछ और कर लूं नेट पे, तो वो इंटरनेट एकदम चला जाता था, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, इंटरनेट था ही नहीं। ऐसे ही एक बार जब मेरे हस्बैंड और बिटिया मंदिर जा रहे थे, मैं क्योंकि संडे सेवा में होती थी, तो ये दोनों आते थे मुझे लेने के लिए शाम को। तो एक सड़क के ऊपर 3 डॉग्स चल रहे थे जैसे, और हमारी कार के आगे एक डॉग को हमने हिट किया, एंड एक्चुअली वो डॉग जो था वो ही केम अंडर द व्हील, और इतनी जोर से वो था कि इनको लगा कि उस इम्पैक्ट से वो डॉग शायद नहीं होगा। और हम लोग सब क्योंकि डॉग लवर्स हैं, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत बुरा लगा कि ये क्या हुआ। उन्होंने नीचे उतर के ऐसे इधर उधर देखा, तो उन्होंने मेरी बेटी को आवाज लगाई, श्रुति उतर नीचे देख जरा। मेरी बेटी ने एकदम से अपने आंखें बंद कर दी, से नहीं पापा, आई डोंट वांट टू विटनेस दिस, मुझे नहीं देखना नीचे क्या है, क्योंकि इनको लगा कि वो डॉग जो है वो इतनी जोर से जो हिट किया था वो बेचारा बच नहीं सकता था। जब मेरी बेटी नीचे उतरी तो इन्होंने देखा ना कार के ऊपर, ना सड़क के ऊपर कहीं, ना तो कोई खून का छींटा था, ना ही कुछ था। और सडनली दे सॉ कि वो तीनों के तीनों डॉग्स बड़े प्यार से, बड़ी मस्ती से वापस उसी सड़क पे ठीक ठाक चलते जा रहे। मतलब वो डॉग कोई उनमें से कोई लिम्प भी नहीं कर रहा था। ऐसे ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स गुरुजी ने हमको छोटे छोटे दिखाए, जो मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ। बट संगत जी, गुरुजी इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट मिरेकल्स, ही इज भगवान। हमने बहुत बारी सत्संग सुनी है, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, गुरुजी ने मुझे भी लाइफ बख्शी है, कि जिंदगी जो है वो सिर्फ परमात्मा दे सकता है। तो ये अगर गुरुजी जिंदगी देते हैं तो गुरुजी भगवान है, रब है। और ये बहुत लोगों के साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। 2021 में मेरे फादर, जिनकी एज 92 थी उस वक्त, उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ एक जगह पे। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने जब टेस्ट किए तो देखा, उन्होंने कहा कि अगर ये अभी ऑपरेट नहीं हुआ तो इनको और प्रॉब्लम हो सकती है, और पैरालिसिस हो सकता है उस साइड, तो आप इनका ऑपरेशन फटाफट कराओ। अब क्योंकि उम्र थोड़ी ज्यादा थी, हमने एक नारायणा हॉस्पिटल है, उनके न्यूरोसर्जन है डॉक्टर गुप्ता, उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा आप इनको ले आओ, मैं देखता हूँ। उन्होंने जब सारे टेस्ट किए तो उनकी बाकी फैकल्टीज जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, तो उन्होंने कहा मैं इनका ऑपरेशन कर सकता हूँ, बट लेट मी प्रिपेयर यू कि इनकी याददाश्त चली जाएगी। अब वो याददाश्त या तो टेम्परेरीली जाएगी या परमानेंट भी जा सकती है, क्योंकि डिमेंशिया इज ऑलरेडी सेटिंग इन, इनकी एज इतनी है। तो इस चीज के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। अब जब आईसीयू से मेरे फादर को जब नॉर्मल एक रूम में लेके आए, तो डॉक्टर ने हमको बोला कि आप धीरे धीरे
इनको बाकी जो पुरानी बातें हैं, इनके जो बच्चे हैं उनको सबको इनके सामने लेके आओ, उनके नाम पूछो, जनरली टू सी कि इनको कितना याद है कितना नहीं, और इनका जो अपना पर्सनल स्टाफ है उनको लेके आओ, उनके बारे में उनकी शक्लें दिखाओ, बात करो। संजय जी, डैडी चूंकि मेरे ब्रदर के साथ रहते थे, घर में सिर्फ ये 2 जने ही रहते थे, तो उनके मुंह पे मेरे फादर मेरे ब्रदर को उनके निकनेम से बुलाते थे राजू, तो उनके मुंह पे वो नाम राजू चढ़ा हुआ था। सो एवरीबडी वाज राजू फॉर हिम, ना वो उन्होंने किसी को पहचान रहे थे ना कुछ और, बट वो राजू, हर एक बंदा राजू था, डॉक्टर भी राजू, मेरा भाई भी राजू, हम भी राजू, सब। the only person he recognized was जब हमने, क्योंकि हमने ऑपरेशन जो आईसीयू था वहां पे भी और रूम में भी डैडी के बेड के साथ हमने एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा था। जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप उठा के डैडी के सामने ऐसे दिखाया कि डैडी ये कौन है, एकदम से ही मेरे फादर, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे और लेटे हुए थे, तो उनका सिर ऐसे उठा और हाथ दोनों उन्होंने जोड़ने की कोशिश करते हुए, ऐसे जैसे नमस्कार करते हैं ना, ऐसे करके, और उनके मुंह से सिर्फ यही निकला कि बेटे ये तो रब है। और हम सारे बच्चे, डैडी के सब बच्चे गुरुजी को मानते हैं, हम सब मंदिर आते हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे फादर शायद गुरुजी को बहुत ज्यादा नहीं मानते थे। फॉर हिम, बिकॉज ही वॉज अ स्टॉन्च शिव भक्त, तो उनके लिए भगवान वॉज शिव जी और शिव जी भगवान थे, उसके अलावा और कोई नहीं है भगवान। उन्होंने हालांकि सारा लिटरेचर जो कुछ भी अवेलेबल है गुरुजी का ऑनलाइन और बुक्स वगैरह, तो वो पढ़ते थे वो सब कुछ, बट उन्होंने ऐसे ओपनली कभी गुरुजी को शिव जी ऐसे कुछ नहीं कहा। इस टाइम पे जब उन्होंने अपने सारे बच्चों तक को नहीं पहचाना, उन्होंने वो शिव का रूप गुरुजी की फोटो में देखा, गुरुजी के स्वरूप में देखा, और जैसे जैसे वो हमेशा जब भी उनके सामने हम वो स्वरूप रखते थे, तो वो एकदम से उनका सिर ऐसे अदब से झुक जाता था, एंड ही यूज्ड टू से कि ये तो रब है बेटा, ये तो रब है, ये तो शिव जी ने, यही उनके मुंह से निकलता था। सो मच सो, ऑपरेशन के बाद वो 10 महीने बेड में थे। जब भी वो खाना नहीं खाते थे तो मेरा ब्रदर हमेशा उनको बोलता था कि डैडी ये तो गुरुजी का प्रसाद है। अच्छा बेटे प्रसाद है, ही यूज्ड टू ईट। जब भी कुछ देते थे पीने के लिए, तब वो मना अगर कभी उन्होंने किया तो वो यही बोलता था ब्रदर कि डैडी ये गुरुजी ने आपके लिए भेजा है, ये गुरुजी का प्रसाद है, तो ही वुड ड्रिंक इट एज गुरुजी's प्रसाद। और जितना टाइम भी वो बेड में रहे उस हालत में, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे सिर्फ गुरुजी के ही शब्द उन्होंने सुने। और कभी कभी वो ऐसे ही उठ के बैठ जाते थे और ऐसे हाथ जोड़ के, कभी ही वुड स्टार्ट लुकिंग एट इंफिनिटी, और एकदम से अपना जो उनका मेडिकल स्टाफ था उनको बोलते थे देखो बेटे गुरुजी आए हैं। तो वो लड़के बेचारे, उनको ना तो कुछ दिखता था ना समझ में आता था, तो वो ही वुड ऑफन आस्क हिम कि कहाँ है जी, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा बाबू जी। तो उनको डांट देते थे कि तुम्हें गुरुजी नहीं नजर आ रहे हैं। गुरुजी जाने वो क्या देखते थे, उनको क्या गुरुजी दिखाते थे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की कि उनके अंतिम टाइम में, लास्ट टाइम में, गुरुजी ने उनको जितनी भी दुनियावी चीजें थी, इंक्लूडिंग हिज ओन चिल्ड्रन, गुरुजी ने सबसे उनको दूर कर दिया था, और जिसके पास उनको आगे जाना था सिर्फ उसी के साथ, उन्हीं के साथ उनका जुड़ाव रहा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी फैमिली के लिए, आई वुड से। सो थैंक यू सो मच अंकल। सत्संग तो बहुत सारी हैं और मैं अक्सर अपनी बेटी की ही सत्संग शेयर करती हूँ। आज मैं चाहूंगी मेरी बेटी खुद अपनी कुछ सत्संग शेयर करे। इफ यू अलाउ, आई वुड हैंड ओवर द फोन टू माय डॉटर। ओवर टू यू। जय गुरुजी। Thank you so much to this platform to give me एक opportunity अपने गुरुजी की कुछ उनने जो मुझ पे ब्लेसिंग्स की हैं, जो मेहर की हैं, वो आप सबके साथ शेयर करने के लिए। ये करने से मुझे बहुत डर लगता है 2 रीजन से। एक तो ये कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी मल्टीफोल्ड होती हैं, इतनी लेड होती हैं कि उनको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली, मुझे डेट्स बहुत अच्छे से नहीं याद रहते, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टुडे। गुरुजी आपकी मर्जी से।
द फर्स्ट सत्संग जो मैं आपको आज बता रही हूँ ये कोविड के पीक टाइम की सत्संग है. दिस इज अ टाइम जब सारी कंट्रीज अपने अपने टाइम में देवर अनाउंसिंग कंट्री का लॉकडाउन. 20th मार्च 2020 में ये ऐसे आया था कि इंडिया में भी कंट्री वाइड लॉकडाउन अनाउंस होने वाला है. इससे कुछ टाइम पहले ही इट वाज ओनली माय मदर हु वाज इन दिल्ली. मैं जयपुर में थी. माय फादर वाज पोस्टेड इन लखनऊ. बट ये भी गुरुजी की मेहर थी कि थैंकफुली मैं मम्मा के साथ उस टाइम में घर में दिल्ली में थी. मेरे फादर लेकिन लखनऊ में थे. तो जब ये न्यूज आई कि लॉकडाउन हो गया है, स्टेट बॉर्डर्स पे रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, पेपर वर्क के आप विद इन द सिटी भी मूव नहीं कर सकते, तो द पैनिक हैड सेट इन आवर हाउस. माय मदर वुड बी स्वेटिंग अबाउट दिस एवरी डे एंड हर रोज वो रोती थी. मैंने उनको कंटिन्यूसली कितने दिन तक सोते बिल्कुल नहीं देखा था. तो एक इवनिंग उन्होंने मेरे फादर से वो फोन पे बात कर रही थी और मेरे फादर ने उनको ऐसे बताया कि एक रे ऑफ होप मुझे ऐसे दिख रही है कि देयर वाज दिस जूनियर ऑफ हिज इन आर्मी हु हैड सर्व्ड विद हिम, जिनका होम टाउन लखनऊ था और ही वाज पोस्टेड इन दिल्ली. तो वो लखनऊ से दिल्ली वापस जा रहे हैं. तो ये एक रे ऑफ होप है कि अगर मैं एक पॉइंट तक वो आ सकते हैं, वहां तक अगर अपने घर से निकल के पहुंच जाऊं तो वो मुझे दिल्ली लेकर आ जाएंगे. पर उन्होंने मेरी मदर को ये भी बताया कि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर मुझे रिटन में एक डॉक्यूमेंट मिल जाए कि मेरे पास ये एक मैं ट्रैवल कर सकूं, अगर वो मिल जाए तो थोड़ा ट्रिप सिक्योर हो जाता और आना मतलब हमें भी श्योरिटी हो जाती कि वो घर आ जाएंगे. बट नहीं मिला उनको वो डॉक्यूमेंट. तो उन्होंने मेरी मदर से इतना पूछा कि आप यू थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो, शुड आई टेक दिस डिसीजन, शुड आई कम और शुड आई नॉट कम. माय मदर सेड गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू कलेक्ट माय थॉट्स, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ. मेरी मदर ने एक बहुत प्यारी, बहुत पुरानी एक संगत है, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माय मदर. शी जस्ट पिक्ड अप द फोन. उन्होंने आंटी को फोन किया एंड शी वाज जस्ट यूजिंग हर एज अ साउंड बोर्ड. उन्होंने उनको पूरी बात बताई और बोला कि रिस्क बहुत बड़ा है, बट आई वांट टू सी माय हस्बैंड घर में. मुझे बहुत टेंशन होती है, अभी पता ही नहीं है कितने टाइम का लॉकडाउन है, कैसी रिस्ट्रिक्शन है, कोविड क्या है, कुछ नहीं पता है, मैं क्या करूं. दैट आंटी वेरी ब्यूटिफुली ओनली सेड कि आप गुरुजी से पूछो और कुछ मत सोचो. ये बोल के उनने जय गुरुजी फोन रख दिया. माय मदर व्हाइल शी वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, हमारे घर में गुरुजी का एक मंदिर है. मैं वहां पे बैठी थी और जब मम्मा ने बोला कि गुरुजी बताएंगे तो मैंने आई वांट टू से कि ये आई वुडंट से गलत काम है बट शायद ठीक काम भी नहीं है. पर मैंने लाइफ में ये 3 बार किया है. दिस वाज द सेकंड टाइम आई डिड दैट. मैंने 2 चिट्स ली, एक पे लिखा यस, एक पे लिखा नो. दोनों को फोल्ड किया और गुरुजी के चरण की जहाँ पे फोटोग्राफ है उसके सामने दोनों चिट रखी और मैं वहां पे ऐसे नीचे चौकड़ी मार के बैठ गई और गुरुजी से एक पूरी इक्वेशन ऐसे वर्कआउट करनी शुरू की कि गुरुजी ये 2 चिट मैं यहाँ रख रही हूँ. टाइम ऐसा है कि मुझे सिर्फ आप बता सकते हो कि क्या करूं क्या ना करूं. आई एम वेरी सॉरी फॉर डूइंग दिस गुरुजी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है एंड देयर इज पैनिक एवरीवेयर. आई एम सेइंग दिस एंड आई ऑल्सो वाज टेलिंग गुरुजी कि देखो गुरुजी, एक पे यस लिखा है, एक पे नो लिखा है, दोनों चिट में रख रही हूँ और मैं आंख बंद करके एक चिट उठाऊंगी. उस चिट में जो भी लिखा होएगा वो मैं आपका आंसर मान के आगे कोर्स ऑफ एक्शन विल टेक. तो प्लीज आप हेल्प अस. ये मैं बिफोर आई कुड कंप्लीट दिस एंटायर सेंटेंस एक चिट मुझ पे गिरी. आई पिक्ड अप दैट चिट, बिना सोचे विदाउट रियलाइजिंग कि क्या हुआ था मैंने वापस ऊपर चिट रखी
और फिर शुरू हो गई वो पूरा सेंटेंस कि गुरुजी देखो 2 चिट्स हैं, एक पे यस लिखा है, एक पे नो लिखा है। मैं फिर इससे पहले ये सेंटेंस कंप्लीट करती, एक चिट मुझ पे गिरी। देन आई स्टार्टेड क्राइंग। आई रियलाइज कि मैं कौन हूँ गुरुजी को कुछ भी बताने वाली। गुरुजी आपे आपे मुझे एक मैसेज दे रहे थे जो चिट मेरे पे सेकंड टाइम गिर रही थी। I opened that chit and that said yes. Again, I am very sorry Guruji for doing this. लेकिन I had no other way to sort out that situation, or I did not know how to work my way forward. I came to my mother and I told her that this is what has happened. चिट पे yes लिखा है. Please tell Baba गुरुजी का नाम लेके घर से बाहर निकल जाए. He'll figure out a way to come. My mother didn't even think for a second. She called up my father and she said, आप आ जाओ। मेरे फादर ने उनको सिर्फ एक बात बोली कि कल पूरे दिन में जब जब मैं जहां जहां से मैसेज कर पाऊंगा मैं मैसेज करूंगा, आप मुझे सामने से फोन नहीं करना। ये बात इतनी कॉन्वर्सेशन हुई, दोनों ने फोन नीचे रखा। दैट डे दैट इवनिंग माय मदर ऑब्वियसली बिल्कुल भी वो सो नहीं पाई। मैं अपने रूम में गई, मैंने गुरुजी की फोटो उठाई और मैं पूरी रात रोती रही और बोलती रही कि गुरुजी मैंने आप ये चिट रखी, यस बोला, मम्मा को भी बोल दिया, पापा को भी बोल दिया, प्लीज अब आप सारी सिचुएशन प्लीज हैंडल कर लेना, प्लीज संभाल लेना। एंड आई केप्ट क्राइंग एंड आई केप्ट सेइंग दिस टू गुरुजी दैट गुरुजी प्लीज डू दिस वन लिटिल थिंग फॉर मी, कि आप एक ब्लेसिंग की एक ब्लैंकेट बन के मेरे फादर को रैप करके प्लीज कुछ भी करके घर वापस ले आओ। I kept saying this and I kept crying and I kept saying, Guruji, please turn into a blanket of blessings around my father and please bring him home. And I kept crying and I kept, saying this. मैं कब सोई मुझे नहीं पता। मैं सुबह उठी, I was pacing up and down and my mother was getting angry because obviously हम पापा को फोन नहीं कर सकते थे। My mother kept saying कि कोई पापा को गलती से भी फोन नहीं करना, मैसेज नहीं करना। तो आई टोल्ड हर मम्मा एक ये आई शेयरिंग वाली ऐप जो होती है उस पे मैं पापा की लोकेशन देख लेती हूँ, एटलीस्ट वील नो व्हाट इज हिज स्पेस ऑफ मूवमेंट। सो मैंने वो आई शेयरिंग वाली ऐप खोली एंड आई सॉ उनकी लोकेशन दिखा रहा था शिव टेम्पल। सो आई टोल्ड माय मदर कि मम्मा पापा तो शायद घर पे नहीं है बिकॉज उनकी तो लोकेशन दिखा रहा है शिव टेम्पल एंड लखनऊ में उनके घर के आसपास। My mother said, okay, but I didn't know कि उनके घर के आसपास कोई भी शिव टेम्पल है, but अभी चुप रहो, कुछ बॉदर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। सर ओके। I just kept that app open and थोड़ी थोड़ी देर में I would keep going back to it और देखती रहती थी कि पापा की लोकेशन कहाँ दिखा रहा है। इन द मीन टाइम पापा का मेरी मदर को मैसेज आ गया कि मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ अंकल के साथ एंड आई एम कमिंग 5 hours में, होपफुली गुरुजी विलिंग आई विल सी यू। उसके बाद मम्मा मेरी थोड़ी काम हुई, नॉर्मल हुई एंड शी ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड। शी सेड अभी देखो पापा की लोकेशन कहाँ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने पापा की लोकेशन देखी तो वो दिखा रहा था भोलेनाथ लॉन्स। उसके बाद संगत जी मेरे फोन में आई हैव स्क्रीनशॉट टिल डेट ऑन माई फोन the entire next 5 hours. Every time I went back to the app to see कि मेरे फादर की लोकेशन क्या है, वो गुरुजी शिवजी के नाम के जितने भी नॉमेनक्लेचर्स हैं सारे के सारे नॉमेनक्लेचर्स मुझे उस दिन गुरुजी ने याद दिला दिए। कभी भोलेनाथ लॉन्स के सामने, कभी शिव पान वाला, कभी गुरुजी के जितने भी शिवजी के नाम हैं हर नाम के साथ वो इनवेरिएबली उनकी लोकेशन या तो किसी टेम्पल के सामने होती थी या शिवजी से स्टार्ट होता हुआ कुछ किसी नाम का जगह के सामने होती थी, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, लॉन हो, रिजॉर्ट हो, कुछ भी। आई स्टार्टेड जोकिंग विद माय मदर कि मम्मा कितनी फनी बात है ना कि मुझे पता नहीं था कि ये पूरा रूट इतना रिलीजियस है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली शिवजी की नाम की चीजें हैं पूरी रोड पे। And my mother, she got a little angry and she said, don't say like that. Then I realized कि गुरुजी को मैंने रोते रोते सोते सोते क्या बोला था कि गुरुजी आप प्लीज मेरे फादर के आसपास एक ब्लैंकेट ऑफ ब्लेसिंग्स बन के उनको प्लीज घर लेके आना।
तो मैं तो बोल के सो गई थी, बट गुरुजी इतनी छोटी सी छोटी बात भी सब सुनते रहते हैं। वो लिटरली मेरे फादर को ब्लैंकेट करके घर लेके आ रहे थे। जब वो दिल्ली कैंट पहुंचे तो दिस इज माई शॉर्ट कमिंग कि एक पॉइंट ऐसे आता है आपकी ब्लेसिंग में जब आप सोचते हो कि अभी मैं अपनी लॉजिक लगाऊंगी, अपना मैथ लगाऊंगी। तो जब वो दिल्ली कैंट पहुंचे और मेरे फादर ने मेरी मदद को मैसेज भी भेजा कि आई रीच दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट से हमारा घर सेक्टर 50 गुड़गांव पहुंचने में 40 मिनट्स लगते हैं। उन्होंने बोला 40 मिनट्स में नाउ आई विल बी होम। जब ये मैसेज आया तो मेरे दिमाग ने लॉजिक ढूंढना शुरू किया। तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि लखनऊ से यहाँ तक का तो मैंने कभी भी गूगल मैप पे देखा नहीं है, शायद ये बहुत ही रिलीजियस रूट है, लेकिन दिल्ली कैंट से लेकर मेरे घर तक का रूट तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसके बीच में तो कोई मंदिर नहीं आता, तो अब मुझे गुरुजी क्या दिखाएंगे। दिस इज माई शॉर्ट साइटेडनेस, दिस इज माई शैलो थिंकिंग कि मैं ऐसे सोची। तो मुझे गुरुजी ने उसका भी इतने प्यार से जवाब दिया। जब उन्होंने मुझे पहले दिखाया, जब वो दिल्ली कैंट में थे तो दिल्ली कैंट में एक हनुमान टेम्पल है। दिल्ली कैंट पे हनुमान टेम्पल पे मेरे फादर के फोन में उस ऐप में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट उनकी लोकेशन वहां पे फ्रीज हो गई। फ्रॉम देयर टू द मोमेंट ही केम होम, उन 40 मिनट्स तक मेरे स्क्रीन पे मेरे फादर की लोकेशन वॉज इन फ्रंट ऑफ हनुमान टेम्पल। तो उस टाइम में जहां मैंने अपना दिमाग लगा के सोचा था कि ये लोकेशन में तो कोई मंदिर नहीं आएगा, वहां पे भी गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि मुझे अपनी स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली गुरुजी दिख रहे थे। जब वो घर आ गए, उनने घर आके बोला कि ये दिस इज ओनली गुरुजी। इतना सीमलेस ट्रांजिट कभी नहीं हुआ कि कहीं रिश्ते में किसी ने हमको रोका नहीं, कोई पेपर नहीं मांगा। एंड दिस इज व्हेन दे वर कमिंग इन अ सिविल व्हीकल without any permit. In the evening, अंकल जो लेके आए थे उनने मेरी मदर को फोन करके ये बोला कि इट्स अ वेरी फनी थिंग मैम, पूरे रास्ते जब हम आ रहे थे ऑन एवरी चेक पॉइंट, इंस्टेड ऑफ पीपल आस्किंग अस फॉर अ परमिट, दे लिटरली वर सल्यूटिंग अस एंड लेटिंग अस गो एज इफ वो हमारी वेट ही कर रहे थे आगे जाने की। My mother just laughed and she said that you don't know, वो आप में से किसी को सल्यूट नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली जो गुरुजी अंदर बैठे थे आपकी कार के उनको सल्यूट कर रहे थे। एंड इट्स ओनली गुरुजी हु कैन डू समथिंग लाइक दिस। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। इफ देयर इज टाइम आई वुड लाइक टू डू वन मोर सत्संग अंकल। जी आंटी जरूर। ओके, this satsang is from the time when I had gone to do my masters. जब आप मास्टर्स करने जाते हो तो आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट कोर्स का पता होता है और उतने ही टाइम के लिए आप अपनी अकोमोडेशन बुक करते हो। I had gone to do my masters in London और 52 वीक्स के लिए मैंने अपनी अकोमोडेशन बुक की थी फ्रॉम स्टार्ट डे ऑफ द कोर्स टू एंड डे ऑफ द कोर्स। उतने की ही पेमेंट की थी और उतने ही दिन का मेरे पास अकोमोडेशन था। जब कोर्स खत्म होता है उसके बाद मुझे नहीं पता था एक एग्जीबिशन होती है एंड आपकी सारी योर डिग्री इज आउट, एवरीथिंग इज आउट। उसके बाद एक यू आर इनवाइटेड फॉर एन एग्जीबिशन विच इज नॉट इन दैट 52 वीक्स का पीरियड। सो जब मेरा कोर्स खत्म हुआ आई गॉट टू नो कि मुझे वो एग्जीबिशन के लिए आई वाज आस्क्ड टू प्रेजेंट माय मॉडल which was 1.5 by 2 मीटर बड़ा। तो उस प्रोजेक्ट, उस एग्जीबिशन के लिए वो जो मॉडल बनाना था वो बनाने के लिए मैं कंटिन्यूअसली बैठी रहती थी और उस पे काम करती रहती थी। और ये करने में मेरे से एक चीज ये मिस हो गई कि मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गया कि वो जो मुझे एक्सटेंड करना था पीरियड वो मैं करना भूल गई थी। मेरा स्टूडेंट अकोमोडेशन ऐसी थी कि वी हैड इंडिविजुअल रूम्स और एक कॉमन एरिया था जहाँ पे एक लाउंज था और एक किचन था। मेरा मॉडल इतना बड़ा था कि मैं उसको रूम में नहीं लेके जा सकती थी, तो आई वॉज वर्किंग ऑन दैट मॉडल इन द लाउंज इटसेल्फ। मैं दी ओनली मतलब मुझे दिन कब होता था रात कब होती थी भी नहीं पता चलता था।
तो उस टाइम में मैं अपना मॉडल कंप्लीट कर रही थी एंड दिस इज अ थिंग बिटवीन गुरुजी एंड मी कि जब भी उनको मुझे कुछ याद दिलाना होता है, कुछ अलार्म व्हेन ही नीड्स टू सेट इन माय हेड अबाउट समथिंग, वो अपने ऐसे बड़े बहुत प्यारे जीव जंतु मेरे पास भेजते हैं। तो मैं अपना मॉडल, जहां तक मेरा मॉडल का हाइट था, वहां उसके बिल्कुल ऊपर आई सॉ वेरी बिग स्पाइडर। वो स्पाइडर देखते एकदम से मुझे डर लगा एंड आई गॉट अप। नाउ आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि लंदन जैसी जगह में जहां बहुत क्लेंडीनेस होती है और ऐसा चांस नहीं था कि इतना बड़ा स्पाइडर वहां होता, बट एनी हाउ आई जम्प्ड अप एंड आई गॉट अप एंड फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि मैं अपने रूम जाऊं। मैं जब अपनी रूम की तरफ गई, मैंने अपनी की स्वाइप करने की कोशिश की तो वो रेड बीप बची और मुझे तब ध्यान आया कि आज वो दिन था जिस दिन मेरा अकोमोडेशन का पेमेंट ओवर होना था। आज वो दिन था और ये वो उसी टाइम पे था जब मुझे चेकआउट करना था। आई गॉट रियली स्कैर्ड। ना मेरे पास मेरा फोन था, ना कुछ था। मैं फटाफट नीचे रिसेप्शन पे भागी। आई वेंट डाउन द लिफ्ट और रिसेप्शन से भी बिल्कुल पहले एक गेट होता है जहां पे फिर आपको कार्ड स्वाइप करना होता है टू गेट आउट। वहां पे भी मैंने स्वाइप किया, कार्ड ऑब्वियसली स्वाइप नहीं हुआ। whoever was there at the reception, वो आई, उनने मुझे बाहर निकाला एंड शी सेड व्हाट इज हैपनिंग एंड शी कुड सी कि मैं पजामा में थी और स्वेटशर्ट में थी। तो ऐसे रोते रोते उनको पैनिक में बता रही थी कि मेरा आज रूम आज ही तक का था और अकोमोडेशन, लेकिन मुझे एक और वीक के लिए यहाँ पे होना है, तो आप मुझे कुछ भी कोई भी रूम दे दो, मैं इंस्टेंटली उसकी पेमेंट कर दूंगी। मेरे दिमाग से बिल्कुल ये बात निकल गई थी। She also gave me a very weird look. She took details of my room and everything और उन्होंने अपनी स्क्रीन पे फटाफट से वो खोला और उन्होंने मुझे दिखा दिया कि आई एम सॉरी मैम, यहीं तक की आपकी पेमेंट थी, यही है और आज तो आपको चेकआउट करना है। आप अपना सामान जल्दी से बाहर निकालो बिकॉज आपके बिल्कुल 2 घंटे के बाद देयर इज अ जेंटलमैन हु हैज बीन अलॉटेड दिस रूम, जो आपके रूम में आके जिनको रहना है। आई गॉट रियली आई स्टार्टेड क्राइंग और मेरी तो बहुत जान निकली। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज, मैं अपना सामान निकालती हूँ, आप मुझे कोई और रूम दे दो, मुझे स्टोर रूम में दे दो, मैं अपना सामान निकाल के कहीं तो रखूंगी। शी सेड ओके लेट मी चेक कुछ है क्या है। मैं उस मोमेंट में इंस्टेड ऑफ सेइंग कुछ और, मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी देखो ये सिचुएशन हो गई, अभी मैं क्या करूंगी, व्हाट एम आई गोना डू। मैं ये सोच रही हूँ, रो रही हूँ एंड दैट लेडी इज चेकिंग एंड शी टेल्स मी कि आई एम सॉरी, यहाँ पे तो कोई और अभी अकोमोडेशन नहीं है। एंड शी कम्स बैक टू द स्क्रीन जहां पे उन्होंने वो पेज खोल रखा था। वो 2 मिनट तक उसको स्टेयर करती रही एंड देन शी केप्ट स्टेयरिंग बैक एट मी एंड शी डिड दिस बैक एंड फोर्थ फॉर लाइक 1 or 2 times एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई वाज वंडरिंग क्या हो रहा है। तो आई आस्क्ड हर, आई सेड व्हाट्स हैपनिंग। तो उन्होंने मुझे बोला कैन यू गो बैक एंड स्वाइप योर की। I said, मेरा की आपको पता है और मैं रो रही हूँ और कैसी हालत में आप मजाक कर रहे हो, बोल रहे हो पीछे जाके स्वाइप करो। I said, what are you saying? She said, please can you go and do that? I said, okay. I went back, वो गेट खुल गया। So I came to her and I said, what is happening? She said, ma'am, even I don't know what is happening. You look at the screen. She turned the screen around to me. जिस एक एक्स्ट्रा वीक के लिए मुझे रहना था, वो डेट ऑटोमेटिकली 1 वीक आगे चली गई और वो दिखा रहा था कि दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑफ। 2 मिनट पहले जो स्क्रीन उन्होंने मुझे दिखाया था, जो बोल रहा था कि मुझे इस मोमेंट पे चेकआउट करना है और मेरी यहीं तक की पेमेंट थी, और जो दिखा रहा था कि 2 घंटे बाद ये रूम किसी और को अलॉट होना है, वो अब दिखा रहा था कि एक और वीक के लिए ये रूम मेरे पास है विच इज ऑलरेडी पेड फॉर। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू गिव अस एवरी सिंगल डे। आपके बिना एक मोमेंट, एक पल भी मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच संगत जी।